राम राम साथियों। आज हम आर एस वाला की राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बुक की फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट चैप्टर में आज के टॉपिक है हमारे अपने राजस्थान की परंपराएं एवं रीति रिवाज में वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, 16 संस्कार, जन्म से संबंधित परंपराएं, मृत्यु से संबंधित परंपराएं, विवाह से संबंधित परंपराएं और सामाजिक परंपराएं इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर फर्स्ट, राजस्थान की परंपराएं एवं रीति रिवाज। राजस्थान की परंपराएं और रीति रिवाज यहाँ की जीवन शैली का सजीव दर्पण है। यहाँ के संस्कार और अनुष्ठान हजारों वर्ष पुराने वैदिक युग से प्रेरित है, जिन्हें आज भी स्थानीय लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ जीवंत रखे हुए हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक विशिष्टता जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों, जन्म, नामकरण, विवाह और मृत्यु में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन अवसरों को विशिष्ट धार्मिक विधानों और सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ मनाया जाता है, जो राजस्थान की अनूठी पहचान और सामुदायिक समरसता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में त्यागमय भोग को अत्यंत महत्व दिया गया है। हिंदू जीवन पद्धति व्यक्ति को न तो संसार के प्रति पूर्ण उदासीन रहने का आदेश देती है और न ही उसे सांसारिक भोग विलास में इतना लिप्त होने की अनुमति देती है कि वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही विस्मृत कर दे। भारतीय चिंतन परंपरा एवं संतुलित जीवन दृष्टि का समर्थन करती हैं, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय निहित है। हिंदू शास्त्रकारों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म को केंद्रीय स्थान प्रदान किया और धर्म की स्थापना एवं पालन को ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना है। आश्रम व्यवस्था यह उत्तर वैदिककालीन व्यवस्था है। विकास के प्रारंभिक स्तर पर केवल 3 आश्रमों का ही वर्णन मिलता है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम एक दूसरे से मिले हुए थे, जिन्हें कालांतर में पृथक किया गया। छांदोग्य उपनिषद में जीवन के 3 कर्मों का वर्णन मिलता है: गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचर्य। मनुस्मृति में भी आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस समय तक केवल 3 आश्रम ही विकसित हो पाए थे। जाबाली उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का व्यवस्थित रूप में वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था की वैचारिक पृष्ठभूमि वैदिक काल में निर्मित हो चुकी थी, परंतु व्यवहार रूप में इसका विकास उपनिषद काल में हुआ। आश्रमों का विभाजन। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 बराबर भागों प्रत्येक 25 वर्ष में बांटा गया है। आश्रम अवधि, मुख्य उद्देश्य। ब्रह्मचर्य आश्रम अवधि जन्म से 25 वर्ष। मुख्य उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना और अनुशासन का पालन करना। दूसरा, गृहस्थ आश्रम अवधि 26 से 50 वर्ष। मुख्य उद्देश्य विवाह, परिवार का पालन पोषण और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम अवधि 51 से 75 वर्ष। सांसारिक मोह माया का त्याग। मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया का त्याग, आध्यात्मिक चिंतन और सामाजिक सेवा। चौथा, संन्यास आश्रम 74 से 100 वर्ष। अवधि 74 से 100 वर्ष। मुख्य उद्देश्य पूर्ण वैराग्य धारण कर मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान और तपस्या करना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का आधार स्तंभ है, जिसमें समाज को वर्ण, सामाजिक वर्ग और आश्रम जीवन के चरण में विभाजित किया गया था। प्रारंभ में यह व्यवस्था पूर्णतः व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी, जो समाज में गतिशीलता बनाए रखती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और कालांतर में एक कठोर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई।
यह व्यवस्था समाज को चार प्रमुख श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्वों का कुशल बंटवारा करना था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण और उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। पुरुष सूक्त के अनुसार, फिर धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। वर्ण है ब्राह्मण। उत्पत्ति का द्वितीय उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। पुरुष सूक्त के अनुसार इस वर्ण की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से हुई है, जो ज्ञान और वाणी का प्रतीक माना जाता है। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। इनका मुख्य कर्तव्य वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ संपन्न करना तथा दान लेना और देना निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है वर्ण क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय इस वर्ण की उत्पत्ति आदि पुरुष की भुजाओं से हुई है, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्धारित कर्तव्य क्षत्रियों का। इनका प्रमुख उत्तरदायित्व युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करवाना था। नेक्स्ट वैश्य वर्ण। इस वर्ण की उत्पत्ति आदि पुरुष की जंगाओं से हुई है, जो समाज के आर्थिक आधार और पोषण का प्रतीक मानी जाती हैं। इनका निर्धारित कर्तव्य कृषि कार्य करना, पशुपालन करना और व्यापार वाणिज्य के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना था। इन्हें भी वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है शूद्र वर्ण। इस वर्ण की उत्पत्ति आदि पुरुष के पैरों से हुई है, जो सेवा और आधार का प्रतीक माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इनका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य समाज के तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की निस्वार्थ भाव से सेवा करना निश्चित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है पुरुष, आत्मा और अर्थ लक्ष्य का योग है। पुरुषार्थीय पुरुषार्थ अर्थात अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पुरुषार्थ है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थ जीवन के वे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में भारतीय समाज में व्यक्ति के चार मूलभूत कर्तव्यों, दायित्वों का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ के चार प्रकार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बात करते हैं पुरुषार्थ और विवरण की। धर्म पुरुषार्थ। धर्म शब्द धर्म धातु से बना है। धर्म का अर्थ धारण करने योग्य कर्म से किया जाता है। धर्म जीवन का एक अंश नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन में व्याप्त है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्यों का समुचित पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। ऋग्वेद के अनुसार सत्यात नास्ति परो धर्म, अर्थात सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं: धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, मानसिक संयम, अंतर्बाह्य शुद्धि, अस्थायी धी, विधा, सत्य और अक्रोध का भाव। डॉक्टर कृष्णन के शब्दों में चारों वर्णों और चारों अवस्थाओं तथा चारों पुरुषार्थों से संबंध मनुष्य के निशेष कर्तव्य समुदाय को धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ मनुष्य जीवन की समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का आधार है। भर्तृहरि धन को ही सभी गुणों की खान मानते हैं। अर्थ के अंतर्गत वे साधन, संपत्ति अथवा धन है जिनके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय समाज परंपरा में अर्थ जीवन को चलाने का एक साधन है, साध्य नहीं। बीजी गोखले अपनी पुस्तक इंडियन थॉट थ्रू द एजेस में लिखते हैं कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं भौतिक आती हैं जो परिवार को बसाने, गृहस्थी को चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए आवश्यक है।
इसमें पशु, भोजन, मकान तथा धन धान्य आदि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पुरुषार्थ है काम। काम को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ। सामान्य अर्थ में विषयानुभवजन्य सुख काम है, अर्थात बाह्य वस्तु को सुखद प्रतीत हो उसके अनुभव की इच्छा काम है। काम के अंतर्गत समस्त इंद्रिय जन्य सुख और मानसिक सुख आ जाते हैं। विशेष अर्थ में काम का अर्थ है इंद्रिय जन्य सुख। हिंदू दर्शन में काम को वृद्ध अर्थ में किया जाता है, जहाँ इंद्रियों के दमन की बात नहीं की गई है, अपितु इंद्रिय नियंत्रण रखते हुए उन्हें तृप्त करना आवश्यक समझा जाता है। काम को संतुलित बनाए रखने के लिए धर्म का बोध परम आवश्यक है। हिंदू धर्म व्यक्ति की वासनाओं एवं इच्छाओं को नियंत्रित रूप से तृप्त करने का आदेश देता है। राजा जनक इसके ज्वलंत उदाहरण है। वे संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से ऊपर थे। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी उससे अलग रहता है, उसी प्रकार काम तृप्ति में हमें अपने विवेक को भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पुरुषार्थ है मोक्ष। चौथा और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। आत्मा को अपनी समस्त स्वाभाविक शक्तियों से संपन्न होने की स्थिति है। अज्ञान के कारण आत्मा बंधन में पड़ जाती है। इस बंधन से छूटकर आत्मा को अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहाँ दुखों का पूर्ण अभाव रहता है। कुछ लोगों ने इस अवस्था को केवल दुख रहित अवस्था कहा है, किंतु कुछ अन्य विचारकों के अनुसार इस अवस्था में विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू विचारक विश्व में दुख, पीड़ा एवं अपार कष्ट देकर तिल मिला जाते हैं। यह व्यक्ति को बंधन ग्रस्त पाते हैं। बंधन दुख का मूल कारण है। अज्ञान के कारण व्यक्ति बंधन ग्रस्त होता है। अज्ञान के नाश से ही व्यक्ति के दुख दूर हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति होने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। नेक्स्ट बात करते हैं 16 संस्कार की। इसका अभिप्राय शुद्धता अथवा पवित्रता है। राजस्थान के सामाजिक ढांचे में किसी भी जाति की प्रतिष्ठा उसकी वंशोत्पत्ति तथा उस जाति द्वारा अपनाए गए रीति रिवाजों पर निर्भर करती थी। यहाँ प्रचलित आश्रम व्यवस्था में विभिन्न 16 संस्कारों का समावेश था, जिनका न्यूनाधिक रूप से सभी जाति वर्णों में पालन किया जाता था। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को धर्मनिष्ठ, सुसंस्कृत एवं नैतिक रूप से परिष्कृत बनाना था, जिससे समाज में सुव्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कार का नाम और विवरण। गर्भाधान यानी यह संतान प्राप्ति हेतु किया जाने वाला प्रारंभिक संस्कार है। नेक्स्ट पुंसवन यानी यह गर्भ धारण के तीसरे, 3 एवं चौथे महीने में किया जाने वाला संस्कार है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की रक्षा और संतान प्राप्ति से जुड़ा था। नेक्स्ट सीमंतोन्नयन यह गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा से संबंधित संस्कार है। यह छठे और 7 महीने के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट जात कर्म शिशु के जन्म के तुरंत बाद परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मक्खन, शहद या दही शिशु की जीभ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट नामकरण जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट निष्क्रमण यह संस्कार 2 से 3 महीने बालक के पहली बार घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट अन्नप्राशन इस संस्कार के तहत जन्म के 6ठे महीने में शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। नेक्स्ट चूड़ा कर्म यानी जन्म के 2 या 3 वर्ष में पहली बार बाल कटवाने मुंडन का संस्कार है। नेक्स्ट कर्ण वेदन यानी यह 3 या 5 वर्ष की अवस्था में कर्ण छेदन से संबंधित संस्कार है। नेक्स्ट विदारंभ
यह 5 वर्ष की आयु में गुरु द्वारा शिक्षा का प्रारंभ करवाने से संबंधित संस्कार है। नेक्स्ट, उपनयन। उपनयन यानी यह गुरु के सानिध्य में रहकर दीक्षा ग्रहण करने का संस्कार है। नेक्स्ट, वेदारंभ। वेदारंभ यानी यह वेदों के अध्ययन की शुरुआत से जुड़ा संस्कार है। नेक्स्ट, केशांत यानी यह लगभग 16 वर्ष की आयु में पहली बार दाढ़ी और मूछ बनवाने का संस्कार है। नेक्स्ट, समावर्तन यानी यह शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाने वाला संस्कार है, जो सामान्यतः 24 वर्ष की आयु में किया जाता है। नेक्स्ट, पाणिग्रह यानी यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश का संस्कार है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि यानी यह जीवन के अंत में किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। नेक्स्ट, बात करते हैं जन्म से संबंधित परंपराएं। परंपरा का नाम और विवरण। बालुंजो परंपरा यानी यह प्रथम प्रसव के अवसर पर पिता के घर की ओर से कन्या को दी जाने वाली धनराशि की परंपरा है। नेक्स्ट, सतवाड़ो यानी यह प्रसव के 7वें दिन प्रसूता के स्नान से जुड़ी रीति है। नेक्स्ट, हल्लाणो। हल्लाणो यानी यह पहले प्रसव के बाद कन्या को उसके पियर की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट है सुहाड़ या सुहावड़ या सनीड़ो। सनीड़ा यानी यह गर्भवती महिला के लिए विशेष भोजन की परंपरा है। नेक्स्ट है आख्या पूजन या सात्या पूजन यानी यह संतान जन्म के अवसर पर सात्विक बनाने की परंपरा है। नेक्स्ट जलवा पूजन यानी यह शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद ससुराल पक्ष द्वारा माता और शिशु के स्वागत की रस्म है। नेक्स्ट अनाला भोर यानी यह ग्रास या जनजाति के नवजात शिशु की नाल काटने की परंपरा है। नेक्स्ट जामणा या कोतला यानी यह पियर पक्ष द्वारा माँ के लिए उपहार लाने तथा ननियाल पक्ष द्वारा शिशु के लिए वस्त्र एवं आभूषण देने की परंपरा है। नेक्स्ट बात करते हैं मृत्यु से संबंधित परंपराओं की। परंपरा का नाम और विवरण। गड़ोटियों या ढीचों। गड़ोटियों या ढीचों यानी यह मृत्यु के 12वें दिन आयोजित भोज की परंपरा है। नेक्स्ट है कपाल क्रिया यानी इसके अंतर्गत मृतक के मस्तक को सत करने से संबंधित क्रिया को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है दोवणिया यानी यह मृत्यु के 12वें दिन 12 घड़े पढ़ने की रस्म है। नेक्स्ट है बिखेर यानी इसके अंतर्गत शव के ऊपर पैसे उछालने की प्रथा का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है लेण इसके अंतर्गत मृत्यु के बाद परिवार और समाज के बीच लेन देन से संबंधित रस्म निभाई जाती है। फिर सगातेड़ो यह मृत्यु के पश्चात समाज को दिया जाने वाला भोज या नौसर है। नेक्स्ट सातरवाड़ो यानी इसके अंतर्गत मृतक के घर में शुद्धिकरण के पश्चात फर्श बिछाने की परंपरा निभाई जाती है। नेक्स्ट लांपा या मुखागिन यह मृतक के पुत्र या निकट पुरुष संबंधी द्वारा चिता को आग देने की रस्म है। नेक्स्ट पाग दस्तूर यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद पगड़ी परिवर्तन की रस्म है। नेक्स्ट दुकाव यानी यह मृत्यु के बाद शोक मनाने की अवधि है। नेक्स्ट है आगेटा यह मृत्यु से संबंधित एक रस्म है। नेक्स्ट है मोताणा यह राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित प्रथा है, जिसमें मृत्यु के बदले मुआवजा लिया या दिया जाता है। नेक्स्ट है मौसर यानी मौसर को मृत्यु भोज कहा जाता है, जो मृतक की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कौंदिया या मेक यह ग्रासीय समुदाय में प्रचलित मृत्यु भोज से संबंधित परंपरा है। नेक्स्ट है धारी संस्कार यह शहरी समुदाय में मृतक के तीसरे दिन अस्थियों को आंगन में बिछाने की रस्म है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह से संबंधित परंपराएं। जन सामान्य में विवाह। परंपरा और विवरण विवाह से संबंधित परंपरा और विवरण। टीका यानी विवाह से पूर्व उच्च जातियों में वर को निश्चित करने हेतु ब्राह्मण या भाट द्वारा संपन्न की जाने वाली रीति। नेक्स्ट है पीटी वर और वधु को
स्त्रियों द्वारा सौंदर्य निखारने के लिए हल्दी का उबटन लगाने की परंपरा। नेक्स्ट है फेरा। वर और वधू द्वारा अग्नि के समक्ष शांत फेरे लेकर एक दूसरे को शांत वचन देने की रस्म। फिर है सीख। विवाह के बाद वर वधू और बारातियों को विदा करने की परंपरा। नेक्स्ट है कवर कलेवा, यानी तोरण पर दूल्हे को दिया जाने वाला नाश्ता। नेक्स्ट है बडार। बडार विवाह के अवसर पर आयोजित सामूहिक प्रतिभोज। फिर है बरोटी। बरोटी विवाहोपरांत बारात लौटने पर वधू के स्वागत में किया जाने वाला भोज। फिर है बहु बंदोलो, यानी नव वधू के स्वागत में रिश्तेदारों द्वारा दिया गया भोज। फिर है बिंदाणा। बिंदाणा विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत है। फिर है रीत। वर पक्ष द्वारा पिता के रीत, यानी वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को दी जाने वाली राशियाँ। फिर है वींदड़ी। वीदड़ी। वीदड़ी यानी विवाह का निमंत्रण पत्र। फिर है ओजण या अजणो। ओजण या अजणो यानी कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान। फिर है काकंडोर, यानी विवाह के समय वर वधू को बांधी जाने वाली मंगल डोर। फिर है छोल। छोल यानी दुल्हन की झोली भरने की रस्म। फिर है हथलेवा। हथलेवा यानी फेरों के समय वर वधू के हाथ पकड़वाने की रस्म। फिर है हीरावाणी। हीरावाणी यानी ससुराल में नववधू को दिया जाने वाला कलेवा। फिर है सांकड़ी की रात, यानी शादी से एक दिन पहले का आयोजन। फिर है ओडावणी, यानी विशेष अवसर पर कन्या के पिता द्वारा वर वधू को दिया गया उपहार। नेक्स्ट है गाध राणो, यानी कुछ जातियों या क्षेत्रों में पुनर्विवाह, विशेषकर देवर के साथ की परंपरा। फिर सावणी। सावणी यानी सावण मास में वधू को दिया जाने वाले वस्त्र। फिर जानोटन, यानी विवाह के दौरान वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज। फिर है ओलंदी, यानी नववधू के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की। फिर है पेसरो, यानी वर वधू का घर में प्रवेश। फिर है फलसड़ा। फलसड़ा यानी मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाले गीत। फिर है इकताई। इकताई यानी दर्जी को दिया जाने वाला नेग। नेग। फिर है कन्यावल। कन्यावल यानी विवाह के दिन वधू के परिजनों द्वारा किया जाने वाला उपवास। फिर है मोड़। मोड़ यानी वर वधू का मुकुट। फिर है परिणीत। परिणीत यानी विवाह से जुड़े गीत। फिर है छात। छात यानी विवाह में नाई नापन द्वारा निभाई जाने वाली रस्म। फिर है छिक्की। छिक्की यानी पुष्करना ब्राह्मणों की एक विवाह रस्म है। फिर है जवाली। जवाली यानी कायस्थ समाज की एक विवाह परंपरा है। फिर है जेवड़ो। जेवड़ो यानी तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म है। फिर है पड़जान। पड़जान यानी गांव या नगर के बाहर कन्या पक्ष द्वारा बारात की अगवानी। फिर है पट रंगना। पट रंगना यानी वर वधू को खिलाए जाने वाला खेल। फिर है पलेटो। पलेटो यानी विवाह में यज्ञ की परिक्रमा। फिर है डोरो। डोरो यानी विवाह संबंध स्थापित करते समय वर को दिया जाने वाला टीका या धन है। फिर है नेत बाण। नेत बाण यानी शुभ अवसरों पर रिश्तेदारों आदि द्वारा दी जाने वाली भेंट है। फिर है मुठ भराई। मुठ भराई यानी दुल्हन के सामने रखे पैसे उठवाने की रस्म है। फिर है बाग पकाई। बाग पकाई यानी दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का नेग है। फिर है सामिला। सामिला यानी बारात के स्वागत की रस्म है। फिर है साता। साता यानी विवाह में शगुन के रूप में दी जाने वाली सुपारी है। फिर है सूंझ। सूंझ विवाह या प्रथम प्रसव के बाद वधू की विदाई में दिए जाने वाले वस्त्र आभूषण है। फिर है सुहाग पाल या हाथ बोलनो, यानी नववधु के साथ स्त्रियों का सामूहिक भोजन। फिर है पंवरी। पंवरी यानी दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी और साड़ी। फिर है बत्तीसी नूतना यानी बात नूतना न्योतने से जुड़ी परंपरा। फिर है सगपण। सगपण यानी सगाई की रस्म। फिर है झिलमिल की आरती, यानी तोरण के समय की जाने वाली आरती। फिर है रंग भरी, यानी वधू के पिता द्वारा सगे संबंधियों को दिया गया उपहार। फिर है आणो।
आणो यानी विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजने की रस्म। फिर है तोरण। तोरण यानी वधु के घर के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का मांगलिक चिन्ह जिस पर दूल्हा वार करता है। नेक्स्ट है मुगधना। मुगधना यानी नववधु को मूंग और घी खिलाने की परंपरा। फिर है बंदोली। विवाह से पहले दूल्हे की निकासी विवाह से पहले दूल्हे की निकाली जाने वाली शोभा यात्रा बंदोली कहलाती है। फिर है भदर। भदर यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को नेग उपहार देने की रस्म। फिर है बखेर। बखेर यानी दूल्हा व दुल्हन को गुड़ की मिठाई खिलाने की रस्म। फिर है फरगति। फरगति यानी उपहारों से जुड़ी सामाजिक परंपरा। फिर है पहरावणी यानी बारात की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार। फिर है मिलनी। मिलनी यानी बारात स्वागत के समय सगे संबंधियों का औपचारिक मिलन। फिर है गुड़चड़ी। गुड़चड़ी यानी दूल्हे के घोड़े पर सवार होने की रस्म। नेक्स्ट बात करते हैं आदिवासी समुदायों में विवाह से संबंधित परंपराएं। परंपरा और विवरण। नातरा प्रथा यह आदिवासियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की परंपरा है। फिर है झगड़ा या दावा राशि यानी जब कोई भील पुरुष दूसरे की स्त्री को भगाता है या स्त्री स्वयं भाग जाती है तो पहले वाले पुरुष को हर जाने के रूप में दी जाने वाली राशि है। फिर है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना यानी यह भील समाज में तलाक देने से संबंधित परंपरा है जिसमें साड़ी का पल्लू फाड़ा जाता है। नेक्स्ट है आना। आना या चुनरी ओढ़ना यानी यह गरासिया समाज में विधवा विवाह की प्रचलित पद्धति को कहा जाता है। नेक्स्ट है सेवा विवाह यानी यह गरासिया समाज में वर का ससुर के घर जमाई रहकर सेवा करने से संबंधित परंपरा है। फिर है खेवड़ा। खेवड़ा यानी परिभाषा यदि कोई विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करती है तो उस विवाह को खेवड़ा विवाह कहा जाता है। अन्य नाम इसे माता विवाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रचलन यह प्रथा मुख्य रूप से राजस्थान की गरासिया जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट है दापा। दापा यह वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य प्राइस फॉर ब्राइड दिए जाने से संबंधित परंपरा है। फिर है सह पलायन प्रथा। इसमें प्रेमी प्रेमिका भागकर विवाह करते हैं। फिर है मेलबो विवाह। मेलबो विवाह यानी गरासियों में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को सीधे वर के घर छोड़ देने की प्रथा है। फिर है कुकड़ी की रस्म। यह सासी जाति में विवाह के पश्चात स्त्री की चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा लेने की रस्म है। फिर है हाथी वेणडो। हाथी वेणडो यानी यह भील समाज में पीपल या बांस के वृक्षों को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह है। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक परंपराओं की। डांगड़ी रात यानी यह तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटकर आने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाने वाला एक रात्रि जागरण है जो कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। फिर ओजू या वजू यह एक धार्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है जिसमें नमाज अदा करने से पूर्व मर्यादा पूर्वक हाथ पांव धोने का विधान है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक परंपराओं की जिसमें परंपरा और विवरण है। बयोरी। बयोरी यानी यह जनजातियों में दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करने की परंपरा है। नेक्स्ट है जवेरा। जवेरा यानी यह नवरात्रि की समाप्ति पर जवारे विसर्जन हेतु निकाला जाने वाला धार्मिक जुलूस है। फिर है हमेलो। हमेलो यह आदिवासियों को सामाजिक रूप से संगठित करने और मेल मिलाप बढ़ाने की एक प्रक्रिया मेला है। नेक्स्ट है गादोतरो। गादोतरो यह किसी कारणवश या परेशान होकर स्थायी रूप से गांव छोड़ देने की स्थिति को दर्शाने वाला शब्द है। नेक्स्ट है पामणा। पामणा यानी मुख्य रूप से वांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में अतिथि सत्कार की परंपरा है।
नेक्स्ट है अंगवारो। अंगवारो यानी खेती के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाने या सामूहिक सहयोग से कृषि कार्य करने की पद्धति है अंगवारो। नेक्स्ट है तिलक पछेवड़ो। तिलक पछेवड़ो यानी सम्मान या भेंट के रूप में दिया जाने वाला विशेष वस्त्र है। नेक्स्ट है पुरनाई यानी मांगलिक अवसरों या सामान्य दिनों में गोबर से आंगन की लिपाई करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हरियाण या मनुवार। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में सुख दुख के अवसरों पर अफीम या अन्य माध्यमों से मेल मिलाप की परंपरा है। फिर है तहास। तहास यानी हेलमा सामूहिक सहयोग के दौरान साथ मिलकर किए जाने वाले सामूहिक भोजन की परंपरा है। नेक्स्ट है सांवली। सांवली यानी कीर जाति में किसी भी नई या पहली वस्तु को सर्वप्रथम अपनी बहन या बेटी को देने की रस्म है सांवली। फिर है हेडू। हेडू यानी एक विशाल सामूहिक भोज जिसमें गांव के सभी आगंतुकों और निवासियों को भोज कराया जाता है। फिर है वार। वार यानी किसी आपदा या संकट के समय सामूहिक सुरक्षा के लिए ढोल बजाकर या संकेत देकर एकत्र होने की व्यवस्था को वार कहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।